हम 1 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी के बाद हम 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। Who was Frederick Soring? अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क की अगर मैं बात करूं तो वो एमसीक्यू टाइप भी आ सकते हैं, और जब हम 1 मार्क की बात करते हैं तो हमारा आंसर होना चाहिए तो 1 वर्ड में या फिर हमारा एक सेंटेंस में। तो इसका हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमारे पास ये चीजें निकल कर आती हैं। यहाँ पर हमारा आंसर हुआ अ पेंटर। फ्रेडरिक कौन थे? तो वो एक पेंटर थे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस ऑफ रोमांटिज्म? अब यहाँ पर आपको बताना है रोमांटिज्म के कंसेप्ट में कौन सी इक्वेशन ट्रू है। कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, कल्चरल मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ मार्केट। तो ये आपका रोमांटिज्म कंसेप्ट स्टार्ट होता है कल्चरल मूवमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कंजर्वेटिव्स? जो इस चैप्टर में यहाँ पर हमारे साथ बात की गई, कंजर्वेटिव जो अपनी थिंकिंग को इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे, तो उनके बेसिस पर यहाँ क्या कहा गया है, उनकी फिलॉसफी के बारे में बताना है। तो दे स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम। वो लोग ट्रेडिशन को बिलीव करते थे ज्यादा और उनकी इंपॉर्टेंस भी रखते थे, जैसे कि हम कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले लोग, और वो इंस्टीट्यूशन और कस्टम्स इन्हीं पर बेस्ड होते थे। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज काउंट कैवर? काउंट कैवर कौन थे? द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली, द रिवोल्यूशनरी ऑफ जर्मनी, अ कैथोलिक मिशनरी, अ चांसलर ऑफ जर्मनी। तो अगर हम बात करें तो वो थे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? किस स्टेट ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी स्टार्ट किया? तो वो था हमारे पास प्रूशिया। अब देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को लेकर चॉइसेस आती हैं, तो मेरा काम है आप लोगों के सामने हर एक चैप्टर कवर करके रखना। चॉइसेस आपके स्टेट वाइज होगी। क्वेश्चन नंबर 6, हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815? वियना में जो कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 1815 में किसने उसे होस्ट किया था? तो हमारे पास आंसर आता है ड्यूक मेटरनिच। क्वेश्चन नंबर 7, what was the main objective of the Treaty of Vienna of 1815? जो वियना में ट्रीटी हुई थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया? तो उसका ऑब्जेक्टिव था टू undo the changes brought about in Europe during नेपोलियन वॉर। जब नेपोलियन वॉर चल रहा था उस टाइम पर यूरोप में जितने भी चेंजेस आए थे उन सब चेंजेस को वापस लेने की बात की गई थी वियना की ट्रीटी में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? ऐसी कौन सी ट्रीटी थी जिसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन कहा? तो वो ट्रीटी थी हमारे पास ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये थी हमारी ट्रीटीज। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन तो आते हैं ट्रीटीज। तो अब 9, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वेड? फ्रैंकफर्ट असेंबली जो थी वो कहाँ पर हुई? तो ये था हमारे पास एट द चर्च ऑफ सेंट पैन। सेंट नंबर 10, द एम ऑफ वोल्वरीन इज टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन। हु रोट दीज वर्ड्स? यहाँ पर जो आपके पास स्टेटमेंट है, ये वर्ड्स किसने लिखे थे? तो ये वर्ड्स लिखे थे फ्रेडरिक लिस्ट ने। और ये सब चीजें किस लैंग्वेज में लिखी गई? जर्मनी में, जो कि एक प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगेन में। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड द पावर आफ्टर वियना कांग्रेस बाय द कंजर्वेटिव। उन किंग का नाम बताइए जिन्होंने अपनी पावर को वापस पाया वियना कांग्रेस के बाद। तो वो थे बर्नबोर्न किंग्स। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द सीक्रेट सोसाइटीज फाउंडेड बाय जोसेफ मैगजीन। ऐसी कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज थी जिनका फाउंडेशन स्टेप रखा जोसेफ मैगजीन ने? तो वो थी यंग इटली इन मार्सेलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। तो ये थी हमारी 2 सोसाइटीज जो हमारे सामने चैप्टर में निकल कर आती है। क्वेश्चन नंबर 13, पोटैटोज वर नॉट नोन टू पीपल इन एशिया एंड यूरोप टिल द डिस्कवरी ऑफ विच ग्रेट आइलैंड? जब तक आयरलैंड का हमारे पास इन्वेंशन नहीं हुआ, यानी कि उसकी डिस्कवरी नहीं हुई, तो हमारे पास पोटैटोज भी एशिया में नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ वियना कांग्रेस इन 85? वियना कांग्रेस का क्या मेन ऑब्जेक्टिव था? तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था was to undo the most of the changes that had came about in Europe during the Napoleon War। नेपोलियन वॉर के टाइम पर जितने भी हमारे यहाँ पर चेंजेस आए थे उन सभी चेंजेस को वापस करना, ये था वियना कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्टिव।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट? मॉडर्न स्टेट का क्या कंसेप्ट था? सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड, सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। वो सेंट्रलाइज करना चाहते थे, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो बहुत अच्छे तरीके से ताकि कंट्रोल बना रहे और सभी की टेरिटरी को डिफाइन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज द कस्टम यूनियन और ज़ोल्वेरिन फाउंडेड? तो वो टाइम था हमारा 1834 का। क्वेश्चन नंबर 17, अगेंस्ट whom the individual industrial worker, artists and peasants revolt in 1848 in Europe? तो वो था मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट इंडस्ट्रियल वर्कर, आर्टिस्ट और पीजेंट्स ने अपना विरोध जताया था। उन्होंने स्ट्राइक्स की, प्रोटेस्ट किया अपने राइट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैड होस्टेड द मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर एट वियना इन 1815? किसने होस्ट किया मीटिंग को जो भी हमारी वियना में हुई थी? तो वो थे हमारे पास ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। अभी ये क्वेश्चन आपका पीछे भी आया था। यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा कि लैंग्वेज घुमा कर दी जा सकती है आपके सामने, बट आपका आंसर नहीं बदलेगा। इसीलिए मेरी कोशिश यही है कि आपके सामने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पुट करो। 19 की अगर हम बात करें, व्हाई एंड व्हेन मैज़नी वाज सेंट टू एक्सिल? मैज़नी को एक्सिल क्यों भेजा गया और कब? मैज़नी वाज सेंट टू एक्सिल फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्ट इन 1835-31। मैगजीन को एक रिवोल्ट को अटेंड करने यानी कि उसमें हिस्सा लेने के लिए भेजा गया था और ये टाइम था हमारे पास 1831 का। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द आयरिश कैथोलिक हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेशन? उस आयरिश कैथोलिक का नाम बताइए जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और लड़ाई भी की। तो वो थे हमारे पास वुल्फ टॉन। क्वेश्चन नंबर 21, राइट एनी वन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल नेशनलिज्म? डॉक्ट्रिन क्या थी हमारे पास? डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, इट स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर ये हमारे सामने डॉक्ट्रिन बात करती थी इंडिविजुअल की फ्रीडम को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, लो के सामने यानी कि जो भी कानून होगा सभी के सामने इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सभी एक जैसे होंगे उसके सामने। एंड इट एम्फसाइज्ड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और यहाँ पर गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले कर रही है। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ इटली? किंग इटली का फर्स्ट किंग किसे बनाया गया? विक्टर एम्यूअल II। क्वेश्चन नंबर 23, हु सेड ट्रू जर्मन कल्चर इज टू बी डिस्कवर्ड अमंग कॉमन पीपल? किसने कहा कि ट्रू जर्मन यानी कि असली जर्मन कल्चर लोगों के बीच आना चाहिए? तो वो थे जोहान गॉटफ्रीड हैडर। क्वेश्चन नंबर 24, हु डिस्कवर्ड द इटालियन रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म मैंजीनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ और सोसाइटी ऑर्डर? किसने ऐसा कहा कि इटालियन रिवॉल्यूशन में जो नेशनलिस्ट थे मैज़ीनी वो बहुत ज्यादा डेंजरस थे सोशल ऑर्डर के? तो उनका आंसर था ड्यूक मेटरनिच। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज काउंट कैवर्नर? काउंट कैवर्नर कौन थे? ये थे हमारे पास चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज गाइडिंग फोर्स फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड इन 1707? किसने यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड में मदद की? तो वो थी यहाँ पर इंग्लिश पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 27, नेम द एरिया व्हिच वाज रूल्ड बाय हैबिसबर्ग एम्पायर? उस एरिया का नाम बताइए जिसे हैबिसबर्ग एम्पायर ने रूल किया। तो वो था हमारे पास ऑस्ट्रिया और हंगरी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हेल्ड? पहली बार फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब हुई थी? तो वो थी हमारे पास 1848। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच जर्मन वाज यूनिफाइड। यहाँ पर आपको बताना है वो प्रोसेस की जिसकी वजह से जर्मन यूनिफाइड हुआ। बाय 1848 द पॉपुलर इफेक्ट फेल्ड टू सक्सीड इन इंस्टॉलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क इन जर्मन। 1848 की अगर हम बात करें तो जो पॉपुलर एफर्ट्स किए गए थे वहां पर जो फेमस थे, लोगों ने जितने भी एफर्ट्स किए वो सारे फेल हुए किस चीज को पाने में? अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को एस्टैब्लिश करने में। Thereafter the task for unification of German was taken over by Prussia, और उसके बाद यूनिफिकेशन का काम प्रूशिया ने अपने अंडर लिया एंड इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क who followed a policy of blood and iron। जो बिस्मार्क वहां के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने एक पॉलिसी अप्लाई जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन। विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years
3 वर फोर्थ विद डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। अगले आने वाले 7 सालों के अंदर ही डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में रिलेशन खराब होनी शुरू हो चुकी। These states were defeated और इन स्टेट्स को यहाँ पर हराया गया जर्मनी के थ्रू। In January 1871 the process of unification of Germany was completed और 1871 में जर्मनी की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। The Prussia king William I was proclaimed German emperor और उस टाइम पर प्रूशिया के जो राजा थे विलियम I, उन्हें जर्मनी का एम्परर बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपकी हुई यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आया अब इटली की बारी। ड्यूरिंग 1830s जी मैज़नी decided to make a program to unite Italy and formed a society of young Italy after earlier failure. King Victor Emmanuel II took to unify the Italy status through the war. 1830 में ये प्रोसेस स्टार्ट हुई जहां पर जी मैगजीनी ने डिसाइड किया एक प्रोग्राम स्टार्ट करने का जहां पर वो इटली को यूनाइट कर सके और उसने एक सोसाइटी बनाई यंग इटली के लोगों को लेकर। लेकिन इनिशियली जो फेलियर हुए यहाँ पर जो विक्ट्री थी यहाँ पर एम्यूअल की लेकर, एम्यूअल किंग को वो यूनिफाई नहीं कर पाए थे इटली के स्टेटस को थ्रू द वॉर एंड ही गॉट द होल हार्टेड सपोर्ट ऑफ मिनिस्टर कैवियर और यहाँ पर फिर बाद में उन्हें सपोर्ट मिला पूरा मिनिस्टर का, जिन्होंने एक टैक्टफुल अलायंस बनाया विद फ्रांस एंड डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859 और उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया। नाउ ही वाज एबल टू सिक्योर द सपोर्ट ऑफ गैरी बार्टली और फिर बाद में इन्हें सपोर्ट भी मिलना शुरू हुआ। इन 1860 गैरी बार्टली लेड द फेमस एक्सपीडिशन टू साउथ इटली एंड freed the states from Bourbon rulers in 1861. Before the completion of unification, Victor Emmanuel II was proclaimed the king of United Italy. Question number 3. Who was Giuseppe Garibaldi? What was his contribution in freedom movement of Italy? गिसेफी गैरिबल्डी कौन था और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इटली की मूवमेंट में? अगर हम बात करें गिसेफी गैरिबल्डी की तो ये थे बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रिटी इटालियन फ्रीडम फाइटर। इन्होंने जंग लड़ी अपनी इटली को फ्रीडम दिलाने के लिए। ही केम फ्रॉम फैमिली इंगेज्ड इन कोस्टल ट्रेड और ये उस फैमिली से बिलोंग करते थे जो कोस्टल एरियाज में काम किया करती थी एंड वाज अ सेलर इन द मर्चेंट नेवी और वो मर्चेंट नेवी में एज अ सेलर भी काम करते थे। अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की तो इनका कंट्रीब्यूशन था इन 1833 ही मेड Mazzini and joined the Young Italy movement and participated in a rebellion uprising. इन्होंने 1833 में Mazzini को ज्वाइन किया और यंग इटली मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी किया। उसके बाद द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड बाय गिउसेपे गैरिबल्डी हैड टू फ्ली टू साउथ अमेरिका। जब उनकी बढ़त होने लगी इस पार्टी में आने के बाद तो उन्हें यहाँ से साउथ अमेरिका जाना पड़ा। He lived in exile till 1948 और वो एग्जाइल में 1848 तक रहे। इन 1854 he supported Victor Emmanuel II। जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने 1854 में विक्टर एम्यूअल II को सपोर्ट किया ताकि वो इटली के सभी स्टेट्स को एक साथ इकट्ठा कर सके। गिउसेपे गैरिबाल्डी लेड द फेमस एक्सपीडिशन टू द साउथ इटली और यहाँ पर गैरिबाल्डी ने क्या किया, एक बहुत लार्ज अमाउंट में लोगों को इकट्ठा किया और वो साउथ इटली की तरफ लेकर उन्हें चल दिया। इन 1867 गैरिबाल्डी लेड एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स टू रोम। गैरिबाल्डी यहाँ से एक आर्मी जवान लड़कों की लेकर चल दिए रोम के साथ लड़ाई करने के लिए ताकि उनका जो लास्ट ऑब्स्टिकल है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में वो उसे भी हरा सके। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट ऑफ आयरलैंड? आप किस तरीके से फेट ऑफ आयरलैंड को डिस्क्राइब करेंगे? Ireland was a country deeply divided between Catholics and Protestants. एक आयरलैंड ऐसी कंट्री बन चुकी थी जिसे डिवाइड किया गया कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। The English helped the Protestants of Ireland। यहाँ पर इंग्लिश लोगों ने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया to establish their dominance over largely Catholic country। एक ऐसी कंट्री का डोमिनेट करने पर जो कि कैथोलिक थी। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड और जो कैथोलिक ने रिवोल्ट किया उसे ब्रिटिश ने सपोर्ट को पूरा का पूरा दबा दिया। उन्हें और अपने जो डिमांड्स थी उन्हें आगे रखने का मौका ही नहीं मिला। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय
वुल्फ टॉन, जो यहाँ पर रिवोल्ट लेड किया गया था, यानी कि जिसके साथ शुरू हुआ था वुल्फ टॉन, वो फेल हो चुका था एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। और जब वो लोग हार गए थे उसके बाद आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही मिला दिया गया 1801 में। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई कैवियर टेलिंग द पार्ट प्लेड बाय हिम इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यहां पर आपको बताना है कि कैवियर कौन थे और उनका पार्ट क्या था। द रियल क्रेडिट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली गोज टू कैवियर। जो मेन क्रेडिट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का वो कैवियर को जाता है, इसीलिए वो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने सर्डियाना के इन 1852 एडी में। ही देन डेडिकेटेड हिमसेल्फ हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर टू अचीव हिज गोल। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी बॉडी और अपना सोल अपने गोल को अचीव करने में लगा दिया, जो था उनका इंडिपेंडेंस एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। फॉर दिस पर्पस ही टुक रिकोर्स टू डिप्लोमेटिक मैन ओवरसीज और श्रेडेड डिप्लोमेसी। और इन सब पर्पसों को पूरा करने के लिए उन्होंने डिप्लोमेटिक अपनी पॉलिसीज अपनाना भी शुरू किया। He took sides in many ways to attract other states like Lombardy, Modena, Parma and Tuscany to throw off the Austrian yoke and join Sardinia। उन्होंने अपने आसपास से भी सपोर्ट लेना शुरू किया, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने अलग अलग स्टेट्स दिखाए गए, ताकि वो ऑस्ट्रियन योक और जॉइन सर्डिना को अपने थ्रोन से हटा सकें। He had unified the whole of Italy under Sardinia. Why was the Napoleon rule over other regions unpopular with some section of Europe? नेपोलियन रूल की अगर हम बात करें तो वो कुछ सेक्शंस में अनपॉपुलर क्यों रहा, उसके रीजन हमारे सामने निकल कर आते हैं। The newly acquired territories had to face increased taxation and censorship। जो भी न्यूली टेरिटरीज यानी कि जो भी एरिया नया एक्वायर किया गया या फिर ओवर पावर किया गया, वहां पर बहुत ज्यादा टैक्स था और सेंसरशिप भी लगी हुई थी। The forced conspirations into French army to conquer other part of Europe was not popular with the newly conquered people। The forced conspirations into French army to conquer other part of Europe was not popular with the newly conquered people। तीसरे पार्ट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिड नॉट गो हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ नहीं चल रहे थे। द न्यूली एनेक्स्ड रीजन फाउंड देमसेल्फ अंडर फ्रेंच रूल। और जितना भी नया रूल न्यूली एरिया सामने आया, उसने ये पाया कि वो फ्रेंच रूल के अंडर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द थ्री फीचर ऑफ द क्लासेस ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ऑफ यूरोप। थ्री फीचर्स बताने आपको उन क्लासेस के बारे में जो एरिस्टोक्रेटी ऑफ यूरोप के अंडर थी। ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी का जो मिड बीच का हिस्सा था करीब 30 से लेकर 60-70 तक, अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास इन यूरोप बोथ पॉलिटिकल एंड सोशली। यहाँ पर जो लैंडेड एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट थी यूरोप में, पॉलिटिकली भी और सोशली भी, यानी कि वो सभी के साथ घुल मिल कर रहना पसंद करती थी। दूसरी बात अगर हम करें पॉलिटिकली, तो उसे रूल करना, पावर में रहना भी पसंद था। द मेंबर ऑफ दिस लैंडेड एरिस्टोक्रेटी वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वेज ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। द ओन्ड ह्यूज प्रॉपर्टीज बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। उन लोगों के पास गांवों और शहरों में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रॉपर्टीज थी। Their family were tied together by matrimonial relationship and they wielded much power in their respective countries। Outline the feature of Vienna Treaty। अब यहाँ पर आपको वियना ट्रीटी में जितने भी फीचर्स या फिर चीजें आपके सामने आई थी उनके बारे में लिखना है। This treaty took place in 1815 at Vienna in Austria। ये ट्रीटी 1815 में हुई थी। वियना एक जगह का नाम है और कंट्री की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया में थे। In this treaty, the representative of European power, यूरोपियन पावर में जितने भी लोग थे पावर के अंदर, जैसे कि रशिया, ब्रिटेन, रूसिया एंड ऑस्ट्रेलिया, गवर्नमेंट, इन सब लोगों ने बैठकर एक जगह बात की। इनकी यानी कि जो हेड्स थे कंट्रीज के, वो सब लोग साथ सब मिलकर आए। द मीटिंग वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मर्टेंचिंग। और इस मीटिंग को होस्ट किया ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं जिनका नाम था ड्यूक मैटेंची। और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वियना कांग्रेस वाज टू अनडू द मोस्ट ऑफ द
changes that had came about in the Europe during the Napoleon War. Identify King Victor Emmanuel telling the part played by him in the unification Italy. अब विक्टर एम्यूअल के उस पार्ट को बताइए जो उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में प्ले किया. He was the king of Sardinia who helped all the revolutionaries whose main aim was to achieve the unification of independence of Italy. ये वो राजा थे जहां पर जिनके लोगों ने मदद किया रिवोल्यूशनरी में ताकि यूनिफिकेशन हो सके इटली का. और ये कहाँ के राजा थे? सर्डिना के. It was Ammuel who finally completed the task of unification. और वो एम्यूअल थे जिन्होंने यूनिफिकेशन का टास्क कंप्लीट किया आफ्टर कैवर हैड डाइड. जिसके बाद यानी कि कैवर जिन्होंने मेन स्टार्टिंग की वो तो मर चुके थे, लेकिन एम्यूअल ने इस चीज को फाइनल तक पहुंचाया गया. और किस तरीके से? बाय एनेक्सिंग द पापल टेरिटरीज ऑफ वेनेशिया एंड रोम. और इन्होंने एरिया को एक्वायर किया जैसे कि पापल टेरिटरीज थी वेनेशिया की और रोम की. In this way, the United Italy came into existence in the year 1871 AD. और इसकी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारे पास. Who was Marina and Germania? What was the importance of the way in which they were portrayed? यहाँ पर मेरीना और जर्मेनिया कौन थे और इनके यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस दिखाई गई? पहले बात कर लेते हैं मेरीना की. इन फ्रांस नेशन was christened as Marina. फ्रांस नेशन में जो क्रिश्चियन पार्ट था वो मरीना था. अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम. ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था क्रिश्चियन नेम. विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल नेशन. जिन्होंने आइडिया रखा सामने पीपल नेशंस को. स्टैचूज ऑफ मरीना वर रेड कैप. और स्टैचूज की अगर हम बात करें तो वो रेड कैप थे. द ट्राइकलर एंड द कोकेट वर इरेक्टेड एट पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी. और ये सारी चीजें मदद करती थी एक सोसाइटी को, पूरे पब्लिक को नेशनली बाउंड करने में. मरीना इमेजेस वाज मार्क्ड ऑन द कॉइन्स एंड स्टैम्प्स एज वेल. और मरीना की जितनी भी इमेजेस थी उन्हें कॉइन्स पर, स्टैम्प्स पर भी लाया गया. जर्मनी की बात करें तो इन जर्मनी जर्मेनिया बिकम्स द एलर्जी ऑफ जर्मन नेशन. एलिगोरी, सॉरी, इट्स नॉट एलर्जी, इट्स एलिगोरी. इन जर्मन Germania became the allegory of the German nation. In visual representative, she is known as wearing a crown of oak leaves, as the German oak stands for the heroism.